अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अलीना अब्बास। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ असगर नदीम सैयद का नावलेट आधे चांद की रात का तज़किया। ये जो कि तकरीबन 188 सफ़ात पर मुश्तमिल है, लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो में इसका मुख्तसर सा जायज़ा पेश किया है। उम्मीद है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पूरा नावलेट पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगी। जी शुरू करते हैं। नावल निगारी के मैदान में असगर नदीम सैयद ने अभी तक ज़्यादा काम नहीं किया। इनका सिर्फ ये एक ही नावलेट है, आधे चांद की रात, लेकिन इस नावलेट ने खासी मकबूलियत हासिल की है, जिसकी बुनियादी वजह इनके अपने मौज़ूआत के चुनाव में संजीदगी और एहतियात है। 188 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नावलेट ज़िंदगी की हकीकतों को अयां करता है। मर्द औरत के जज्बात वक्त के साथ साथ किस तरह बदलते हैं, इनकी अक्कासी भी बखूबी की गई है। इसके साथ हमारे माशरे में औरत की बेबसी और कैद तन्हाई का बयान भी मिलता है कि किस तरह हमारा समाज औरत को मोहब्बत का हक नहीं देता, बल्कि इसे मर्द की मलकियत समझता है। मर्द जो चाहे कर सकता है। इनके ड्रामों की तरह इस नावलेट में भी मोहब्बत की एक मसलस नज़र आती है। फ़र्क सिर्फ यह है कि इस मसलस में तीसरा रुकन एक मासूम सा बच्चा है। जी, नावलेट की कहानी कुछ इस तरह से है। नावलेट की कहानी एक नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर फैसल से शुरू होती है, जो कि नया मरी में आया है और अकेला साल की आखिरी शाम में अपने बंगले पर उदास है। इक़्तिबास इसका मुलाज़ा फरमाऊंगी। हर साल की ये आखिरी शाम वो हमेशा बहुत से दोस्तों में गुजारता था। आज वो अपने खूबसूरत बंगले में बिल्कुल तन्हा था। बीते हुए बेशुमार सालों की शामें इसकी आंखों में आती और फिर दिल में छुप जाती। ये था इक़्तिबास। इसके बाद शुरू करते हैं। इसके बंगले पर अचानक एक खूबसूरत औरत मदद के लिए आ जाती है। इसके हुस्न से फैसल बहुत मुतासर होता है और वो औरत मारूख है, जो अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार कर चुकी है, मगर अभी तक तलाक नहीं ली इसने, और अब मरी के स्कूल में मुलाजमत करती है और हॉस्टल में बच्चों की निगरानी के फ़राइज़ सर अंजाम देती है, और इसके अलावा इनको मौसीकी भी सिखाती है। वो कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़ज़ा है। फैसल मारूख और आमर, जो कि इसका शागिर्द है, के साथ वो रात गुजारता है और अपनी तन्हाई दूर करता है। मारूख और आमर भी किसी ऐसे ही साथी के मुतलाशी नज़र आते हैं। फैसल अपना दिल हार बैठता है और मारूख से मुलाकातों का सिलसिला चल निकलता है। फैसल के असरार पर कि वो तलाक क्यों नहीं लेती, मारूख इसे लाजवाब कर देती है। इक़्तिबास। फैसल, मुझे बताओ मैं किस लिए तलाक लूँ, बोलो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये था इक़्तिबास। फैसल अपने जज्बों में सच्चा था, वो इसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वो मारूख ज़िंदगी की तरफ फिर से लौटने लगती है। फैसल अपने ख़ानदान की मुखालफत मोल लेता है। अपने वालिद के मुंतखब करदा रिश्ते से वो इनकार कर देता है। यही नहीं बल्कि शहर के जो मौलाना हजरात मारूख के शोर के कहने पर इसके खिलाफ मस्जिद में भी फतवे देते हैं, इन सब का भी सामना करता है। इनमें आमर सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज होता है। वो अपने वालिदैन की अलहदगी के बाद मारूख के सबसे ज़्यादा करीब होता है। फैसल से कबल मारूख और आमर एक दूसरे का जज्बाती सहारा थे। आमर को वो सहारा छीनते हुए नजर आता है, और दूसरी तरफ मारूख का शोहर इसे वापस हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है। यानी कि वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो मारूख को वापस ले आए, और अदालत में मारूख और फैसल की आशनाई का दावा करता है। इधर फैसल के वालिद फैसल का तबादला करा देते हैं। मारूख इसकी गैर मौजूदगी में केस जीत जाती है और आज़ाद हो जाती है, मगर इसके दिल की दुनिया अब बदल चुकी है। इसे फैसल की ज़रूरत नहीं रही। फासले ने इनके दिलों में भी फासले पैदा कर दिए हैं, इसलिए जब वो इसे लेने वापस आता है वो इनकार कर देती है। इक़्तिबास है। बहुत देर हो चुकी है फैसल साहब, मैं किताब नहीं हूँ जिसे आप जहाँ रख के गए थे वहीं पड़ी हुई मिलेगी। इंसान में हर पल एक नई दुनिया पैदा होती है। मैं कोई खामोश झील नहीं हूँ जिस पर आपने जब चाहा किंकर फेंक कर अरताश पैदा कर दिया। ये था इक़्तिबास। जी आगे शुरू करते हैं। नावल में मारूख का किरदार एक ही यानी है जो सबसे ज़्यादा जानदार किरदार है, और वो अकेली और तन्हा है, फिर भी हालात का मुकाबला करती है। इसे सहारे की ज़रूरत भी है, मगर अपनी अना को कुर्बान करके वो मोहब्बत हासिल नहीं करती। मारूख को तन्हाई में अपने आप से बात करने की आदत है। इसके अंदर की तन्हा औरत इसे सुकून से रहने नहीं देती। वो इससे तंग भी है, मगर इससे निजात भी नहीं पा सकती, क्योंकि वही तो इसकी वाहिद सहेली है। इक़्तिबास।
मारुख जब चाहती है अपने अंदर का दरवाज़ा खोल कर दाखिल हो जाती है, जहाँ एक कुर्सी पर इस जैसी अपाहिज औरत बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। ये था इक़्तिबास। जी आगे है कि वो इस पूरी दुनिया में इसी को अपने दुख और दर्द के बारे में बताती थी। जितने भी अपने दुख थे और दर्द थे वो इसी औरत को बताती थी। हम सब तन्हाई में अपने आप से बातें करते हैं जब कोई और हमारे दुखों को समझने के काबिल नहीं होता। इस लिहाज से मारुख का जो किरदार है वो एक हकीकी किरदार के तौर पर हमारे सामने आता है। फैसल भी एक मजबूत किरदार है जो मारुख के लिए तमाम परेशानियां मोल लेता है, इससे मोहब्बत करता है, मगर वक्त इसको दूर ले जाता है। आमिर एक एहसास बच्चा है जो कि अपने माँ बाप की बेइतनाई से दिल बरसता है, मगर खुद को संभालने रखने की कोशिश करता नजर आता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो बशीर अहमद और चौधरी इकबाल के जो किरदार हैं वो विलन के तौर पर हमारे सामने आते हैं। बशीर अहमद जो कि मारुख का शौहर है, वो मारुख को वापस हासिल करने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करता है, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होता। मारुख अदालत के ज़रिए इससे तलाक ले लेती है। और दूसरा किरदार चौधरी इकबाल जो कि फैसल का बाप है, जब इसको पता चलता है कि मेरा बेटा मारुख को पसंद करता है तो वो अपने बेटे के मुखालिफ हो जाता है और मरी से अपने बेटे का तबादला करवा देता है। और इसके अलावा मारुख को भी धमकियाँ देता है कि मेरे बेटे से दूर रहो। नावलेट में औरत और मर्द की मोहब्बत का फ़लसफ़ा कई जगहों पर बयान किया गया है। औरत की हसरतों का, तन्हाइयों का बयान नहायत खूबसूरती से किया गया है। मोहब्बत भरी मुलाकातों को भी नहायत मोहब्बत से बयान किया गया और जानदार मकालमे इस पस मंज़र में लिखे हैं, जैसा कि समझ में नहीं आई कि क्या हुआ। इतनी ज़ोर से उसने मारुख को अपने सीने से लगाया कि इसका सांस रुकने लगा। मैंने पहली बार मोहब्बत की है। पहली मोहब्बत का आंसू बड़ा ताकतवर होता है। हीरे पर पड़े तो वो भी कट जाता है, समंदर पर पड़े तो तूफान बना देता है, और अगर सहरा में पड़े तो जंगल उगा देता है। ये तो जज्बाती बात हुई ना। हकीकत क्या है? एक मुतलका से शादी करोगे जिसे अभी तलाक भी नहीं हुई। मोहब्बत अपना रास्ता खुद बना लेती है। मुझे आने वाले वक्त की परवाह नहीं है। और वक्त ने साबित कर दिया कि फैसल ने वाकई किसी बात की परवाह नहीं की। वो खुलूसे दिल से मारुख को चाहता था, मगर वक्त हमारे जज्बात और एहसासात को ना चाहते हुए भी बदल कर रख देता है। इस नावल में बहुत उम्दा तरीके से मुकालमा निगारी की गई है, जैसा कि जब फैसल वापस आता है तो मारुख के दिल की दुनिया बदल चुकी होती है। आई एम सॉरी, जो कुछ हुआ इसे भूल जाओ। मैं तुम्हें नहीं बुला सकता। तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं शादी नहीं कर सकती। मुझे आमिर के साथ रहना है। ये भी हमारे साथ रह सकता है, मगर ये किसी के साथ नहीं जा सकता। इसे यहीं रहना है। तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन मैं आया हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं, तुम कहीं शादी कर लो, मैं कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे आज़ादी दिलाई। देखा जाए तो असगर नदीम सैयद ने औरत की इस फितरत को कहानी की सूरत में पेश किया है, जो इसे खुदगर्ज होने से बचाती है। औरत का दूसरा नाम कुर्बानी रखा गया है। मारुख ने अपनी ज़ाती खुशियों के लिए फैसल का हाथ नहीं थामा। एहसास के रिश्ते के तहत अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुमकिन खुशियों को अलविदा कह दिया और अपनी सारी ज़िंदगी आमिर के साथ गुजारने का ऐलान कर दिया। नावल में हर जगह औरत के अंदर होने वाली जंग और इन पाबंदियों का बयान है जो माशरे ने औरत पर आयद कर रखी है। वो मोहब्बत करना चाहती है, वो चाहती है इसको मोहब्बत की जाए, चाहा जाए, मगर अनदेखी जंजीरें जो हैं, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि लेकिन जो ये अनदेखी जंजीरें हैं ना, उनसे भी रहाई वो चाहती हैं। क्योंकि वो ये देखिए, वो कह रहा है कि मगर अनदेखी जंजीरें इसे रहाई नहीं देती, कि मतलब वो इन जंजीरों में जकड़ी हुई है और वो इनसे बाहर निकलना चाहती है। दिल की दुनिया के पल पल बदलते रंग इस नावल में बखूबी देखे जा सकते हैं। वही मोहब्बत जिसकी खातिर दोनों पूरे समाज से लड़ने पर आमादा हो गए थे। मारुख ने अपने शोहर की अदालत में रुसवाई की, अपने मकाम की परवाह तक न की थी। दूसरी तरफ फैसल जो अपने एक बहुत ही अच्छे ओहदे पर फाइज था, आला घराने की लड़की इसको मिल सकती थी, लेकिन मोहब्बत की खातिर अपनी इज्जत की भी परवाह न की थी। लेकिन वक्त के साथ साथ इनके जज्बात और एहसासात बदल जाते हैं। मोहब्बत की वारदात और कैफियत का बयान भी बखूबी किया है।
تنہائی ہے، اداسی ہے، مجبوری ہے، دوری ہے، ہمدردی ہے اور احساس، تمام جذبے اس ناول میں پائے جاتے ہیں۔ ناول میں مری کے دل فریب مناظر کا ہر جگہ بیان ملتا ہے۔ مری کے تمام موسموں کی نہایت دلکش منظر کشی کی گئی۔ برفیں پگھلنے لگی تھیں، پانی چاروں جانب کسی نہ کسی ڈھلوان سے شور مچاتا ہوا بہنے لگا تھا۔ ہر وقت فضا میں پانی کی آوازیں ایک خاص آہنگ کے ساتھ سنائی دیتی تھی۔ سورج صرف آسمان پر ہی نہیں، پوری وادی میں پھیلا ہوا تھا۔ ناولٹ کے جملے بہت سیدھے سادے اور عام زندگی سے مطابقت رکھتے ہیں۔ کہیں بھی ہیرو اور ہیروئن سے علمی اور ادبی باتیں نہیں کرائی گئیں، نہ ہی فلسفے کو ان کی محبت میں غیر ضروری طور پر داخل کیا گیا۔ سلیس انداز سے صورتحال اور جذبوں کا بیان ملتا ہے جو کہ نہایت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بلا شبہ یہ ناولٹ انسانی جذبات و واقعات کا ایک عمدہ بیان ہے اور ساتھ ہی اپنے مصنف کے خیالات جذبات کا ایک عمدہ بیان ہے، اور اس کے ساتھ ہی اپنے مصنف کے خیالات اور تجربات کا بیان بھی ہے۔ یعنی کہ اس ناولٹ میں ایک ایسی عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جو اپنی محبت کی خاطر قربانی دے دیتی ہے، وہ ایک معصوم سے بچے عامر کے لیے، کیونکہ اس کے نزدیک محبت سے زیادہ ضروری ہے احساس، اور وہ جو کرتی ہے عامر کے لیے، کیونکہ اگر وہ چاہتی تو وہ فیصل سے شادی کر کے اپنا گھر بسا سکتی تھی، لیکن نہیں، وہ صرف اس ایک چھوٹے سے بچے عامر کے لیے اس نے اپنی ساری زندگی داؤ پہ لگا دی، کیونکہ وہ بچہ عامر جس کے والدین اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس کے لیے واحد سہارا صرف ایک یہ ماروخ ہے۔ اگر ماروخ بھی اس کو چھوڑ دیتی تو وہ بری طرح سے ٹوٹ جاتا، اور اس لیے جو ماروخ ہے اس نے عامر کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا اور اس نے اپنی تمام خوشیوں اور محبت کو قربان